मई 2026 का समय। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है वो कोई आम विवाद नहीं है। इस खास विश्लेषण में हम समझेंगे कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूराजनीतिक भूकंप है जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं और दूर तक जाती हैं, इस टकराव का रिपल इफेक्ट भी हर तरफ फैल रहा है। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। कूटनीतिक गतिरोध, बढ़ता हुआ प्रॉक्सी युद्ध, दुनिया भर में आतंकवाद का खतरा, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके झटके और आखिर में भविष्य के 3 संभावित परिदृश्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिंदु से, कूटनीतिक गतिरोध और इस पूरे तनाव का केंद्र। इस डेडलॉक को समझने के लिए जरा तस्नीम न्यूज एजेंसी की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। ईरान का रुख एकदम साफ है। उनका साफ कहना है कि शांति प्रस्ताव किसी विदेशी नेता को खुश करने के लिए नहीं बनते, बल्कि पूरी तरह से ईरानी लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर दिया गया ये बयान दिखाता है कि ईरान अपने स्टैंड पर किस कदर कायम है। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने ईरानी शांति प्रस्ताव को सिरे से पूरी तरह से अस्वीकार्य कह दिया है। अब इन दोनों बयानों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के रास्ते किस कदर बंद हो चुके हैं। कूटनीतिक गतिरोध सच में बहुत गहरा है। लेकिन ये नौबत रातों रात नहीं आई है। जरा इस 29 महीने के टाइमलाइन पर नजर डालिए। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से शुरुआत हुई, फिर सितंबर 2024 में नसरुल्लाह की हत्या और फिर जून 2025 का 12 दिवसीय युद्ध। ये तनाव लगातार बढ़ता ही गया और छिटपुट क्षेत्रीय लड़ाइयों से शुरू होकर एक सीधे सैन्य टकराव में बदल गया। और फिर आता है फरवरी 2026 का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस एक सैन्य ऑपरेशन ने पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सहित टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? कमान और नियंत्रण के ढांचे में एक बहुत बड़ा लीडरशिप वैक्यूम आ गया, एक ऐसा खालीपन जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बढ़ता प्रॉक्सी युद्ध, यानी इस लीडरशिप वैक्यूम का क्षेत्रीय असर। ईरानी कमान के कमजोर पड़ने का सबसे सीधा असर हिजबुल्लाह की रणनीति पर हुआ है। मार्च 2026 से पहले जो समूह सीमा पर बहुत नपीतुली और कैलकुलेटेड झड़पें कर रहा था, उसने अब एक अप्रत्याशित रास्ता अपना लिया है। अब बिना किसी रोक टोक के भारी मिसाइल हमले हो रहे हैं और तो और यूरोपीय धरती पर भी हमले देखे जा रहे हैं। ईरान पर फोकस होने की वजह से बाकी जगहों पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो गया है। इराक में देखिए, लगभग 1,60,000 लड़ाकों वाला पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस अब अपने हिसाब से अर्ध स्वायत्त रूप से काम कर रहा है। हूथियों ने सिर्फ 2025 में इजराइल पर 125 से ज्यादा हमले किए हैं और लाल सागर में भारी खतरा पैदा कर दिया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, सीरिया की अल होल जेल से 15 से 20,000 आईएसआई सहयोगियों का भाग जाना। ये आतंकवाद के फिर से सिर उठाने का एक बहुत बड़ा रिस्क है। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा बिंदु, बढ़ते वैश्विक आतंकवाद के खतरे। ये अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं रही। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। 2021 से 2025 के बीच, यानी महज 5 वर्षों में, पश्चिमी देशों के खिलाफ 157 प्रलेखित ऑपरेशंस दर्ज किए गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ तौर पर एक बहुत बड़े और व्यवस्थित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। और इस डेटा का असली असर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तुरंत बाद पश्चिमी देशों में देखने को मिला। टेक्सास के ऑस्टिन में एक मास शूटिंग हुई जिसमें 3 लोगों की जान गई। कनाडा के ओंटारियो में एक जिम पर सीधे गोलियां चली। मिशिगन में एक सिनेगॉग पर गाड़ी से हमला हुआ। ये सारे लोन एक्टर और स्लीपर सेल हमले इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये भू-राजनीतिक संघर्ष अब पश्चिमी देशों की सड़कों तक पहुंच चुका है। चौथा हिस्सा है दुनिया भर में आर्थिक झटके। लड़ाई भले ही सरहदों पर हो, लेकिन असर सीधे इकोनॉमी पर हो रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को देखिए, जो वैश्विक व्यापार की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। वो अब लगभग पूरी तरह से पंगु हो चुका है। व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही अचानक से ठप पड़ गई है। इस चोक पॉइंट के बंद होने का सीधा मतलब है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में भारी रुकावट। और ये कोई मामूली रुकावट नहीं है। हमलों के सिर्फ 24 घंटों के भीतर इस रास्ते से गुजरने वाले टैंकर यातायात में 94% की भारी गिरावट आई है। जरा सोचिए, ये एक बेहद हैरान करने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि कैसे कूटनीतिक और सैन्य तनाव रातों रात ग्लोबल ट्रेड को रोक सकता है। बाजारों ने भी इस पर बहुत तेजी से रिएक्ट किया है।
ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर को छूने लगीं और बात सिर्फ तेल की नहीं है। यूरोपियन गैस बेंचमार्क में भी 41% का भारी उछाल आया है, यानी दुनिया भर में महंगाई का एक नया खतरा मंडराने लगा है। लेकिन रुकिए, ये नाकाबंदी सिर्फ तेल की समस्या तक सीमित नहीं है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि खाड़ी क्षेत्र दुनिया की 76.5% हीलियम की आपूर्ति करता है। हीलियम क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप बन ही नहीं सकते। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन इस वक्त बहुत बड़े रिस्क में है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, भविष्य के 3 संभावित परिदृश्य, यानी आगे क्या हो सकता है। रिसर्चर्स मुख्य रूप से 3 अलग-अलग रास्तों की बात करते हैं। पहला और सबसे पॉजिटिव सिनेरियो है एक मैनेज ट्रांजिशन, जहां शासन में बदलाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो जाए। दूसरा रास्ता यह है कि व्यवहारिक नेता बातचीत के जरिए कोई कूटनीतिक समझौता या सरेंडर कर लें। लेकिन तीसरा और सबसे डरावना परिदृश्य यह है कि पूरा शासन ढह जाए और IRGC एक लंबा, बहुवर्षीय और भयानक विद्रोह छेड़ दे, जिससे हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएं। तो आखिर में जैसे जैसे ये आर्थिक झटके गहरे हो रहे हैं और प्रॉक्सी वॉर फैल रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। दुनिया इस गतिरोध को एक बहुत बड़े जेनरेशनल क्राइसिस या पीढ़ीगत संकट को भड़काए बिना कितने समय तक झेल पाएगी? कूटनीतिक समाधान खोजना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि ये समय की सबसे बड़ी मांग बन गया है। इस जटिल विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्यों को इस तरह से देखने पर ही हम आने वाले कल की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।